सेवियर एकेडमी बच्चों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमारा टॉपिक था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। तो बच्चों ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल आपने अभी तक नहीं देखा है तो बच्चों आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड ने जो प्रैक्टिकल किया था उसके आधार पर परमाणु का कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल की बच्चों क्या क्या खूबियां थी या उस मॉडल से बच्चों क्या क्या जानकारियां प्राप्त हुई। और दूसरा बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस किस पॉइंट पर फेल हुआ या उसकी बच्चों जो सीमाएं थी कहाँ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बच्चों जो पहला पॉइंट है हमारा वो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के प्रमुख तथ्य है। तो पहला पॉइंट बच्चों मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। पहला पॉइंट बच्चों ये है कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार तथा विद्युत रूप से उदासीन कण है। पहली पॉइंट क्या पता चला था बच्चों कि परमाणु अति सूक्ष्म, ठीक है बच्चों, विद्युत उदासीन कण है। कैसा है? विद्युत उदासीन कण है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि उस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, परमाणु कैसा है बच्चों? पहला पॉइंट क्या पता चला कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण है। दूसरा बच्चों उन्होंने क्या बताया, क्या निष्कर्ष निकला उससे कि परमाणु के दो भाग होते हैं। परमाणु के दो भाग होते हैं बच्चों। ठीक है, अब दो भाग कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, और एक में क्या रहता था? प्रोटॉन, जो उन्होंने बताया था। मतलब उसका भार बच्चों कहाँ होता है? जैसे उन्होंने ये बताया था सेंटर, और इसके बेस पे बच्चों फिर ये बताया था। तो उन्होंने बताया वेट तो सारा का सारा यहीं पर है बच्चों। एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये खाली वाला है बच्चों। पॉइंट नंबर 3। दो पॉइंट बच्चों आपको क्लियर हो गए। तो पॉइंट नंबर 3 है बच्चों, आपने देखा होगा मैंने पॉइंट बताया था कि परमाणु का केंद्रीय भाग जो है बच्चों वो क्या होता है? धनावेशित होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग बच्चों, केंद्रीय भाग कौन सा? जिसे हम नाभिक कहते हैं। परमाणु का केंद्रीय भाग जिसे आप नाभिक कहते हो बच्चों, क्योंकि नाभिक की खोज बच्चों यही है। परमाणु का केंद्रीय भाग बच्चों कैसा होता है? धनावेशित होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नाभिक की खोज किसने की थी तो बच्चों यही है नाभिक की खोज जो हम पढ़ रहे थे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उन्होंने बताया था कि सेंटर में होता है समस्त वेट या जो भी इसके पॉइंट बताए थे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि परमाणु नाभिक के चारों ओर विशाल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में तेजी से घूमते रहते हैं। तो बच्चों ये जो आप देख पा रहे हैं इनमें बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके ओर? चारों ओर बच्चों, केंद्रीय भाग के चारों ओर। मतलब अभी से आप नाभिक कह सकते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से, किससे बच्चों? तीव्र गति से घूमते रहते हैं। क्लियर बच्चों? 4 पॉइंट अब तक क्लियर हो चुके हैं। पहला, परमाणु सबसे छोटा कण होता है, अति सूक्ष्म कण होता है, मतलब विद्युत उदासीन कण होता है, मतलब उस पर ना तो कोई धनावेश होता है ना ही ऋणावेश होता है। दूसरा, परमाणु के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 भाग होते हैं। कंप्लीट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या था बच्चों कि परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा होता है? धनावेशित होता है। पॉइंट नंबर 4 क्या था बच्चों कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में तेजी से गति करते हैं, और इन पथों को क्या कहा जाता है बच्चों? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, या हिंदी में बच्चों हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5। यहाँ से बच्चों एक और क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि कक्षा किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से घूमते हैं और जिन पथ में घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कक्षाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक एक दूसरे के साथ विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। कौन कौन बच्चों? इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक एक दूसरे के साथ कौन से बल से बच्चों? स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों से बंधे रहते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों से बंधे रहते हैं बच्चों। एक एक करके आप इन्हें रिपीट करते रहें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 6। काफ़ी सारे बच्चों पॉइंटों में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 6 ये बताता है बच्चों, क्योंकि परमाणु कैसा बताया था मैंने बच्चों? उदासीन। कैसा बताया था? उदासीन।
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्याएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्याएं बराबर होती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट 7वां बच्चों, लगभग 10 पॉइंट के बारे में बच्चों हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है बच्चों, भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाभिकों में, भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाभिकों में भिन्न भिन्न प्रोटॉन होते हैं। बच्चों नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाभिकों में भिन्न भिन्न प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रोटॉन होते हैं। ये बात बच्चों आप ध्यान रखें कि जितने परमाणु हैं, जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में तत्वों के नाम वगैरह याद कराए हैं, आप चाहें तो बच्चों इन्हें भी देख सकते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है बच्चों 8th पॉइंट ये कहता है बच्चों, किसी भी परमाणु की त्रिज्या, किसी भी परमाणु की त्रिज्या, ठीक है बच्चों, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के, ठीक है बच्चों, घनमूल के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है बच्चों, घनमूल के समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, मतलब परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या बच्चों, ठीक है बच्चों, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के योग के, न्यूट्रॉनों के योग के, क्या कह सकते हैं बच्चों इसे, घनमूल के समानुपाती होती है। ये बच्चों प्रैक्टिकली पॉइंट है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाभिक की त्रिज्या और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच क्या संबंध है। तो बच्चों आप संबंध बता सकते हैं। क्या है बच्चों कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के योग के घनमूल के क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। पॉइंट नंबर 9 बच्चों ये कहता है कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। कितनी बच्चों, 10⁻10 मीटर, इसे एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। और नाभिक की त्रिज्या बच्चों कितने कोटि की होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 कोटि की होती है। बच्चों अगर आपको नोट करना है तो आप सेंटेंस प्रॉपर बनाएं कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर की तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 कोटि की होती है। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है बच्चों आपके पास पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 बच्चों ये कहता है कि परमाणु तथा पॉइंट नंबर 10 ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से भ्रमण करते हैं और नाभिक में नहीं जाते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से चक्कर लगाते हैं जिसके कारण नाभिक में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के घूमने से अपकेंद्री बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट को समझ लें बच्चों थोड़ा सा। पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो नाभिक है बच्चों, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमते हैं बच्चों। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर तेजी से घूमते हैं तो इन पर कोई बल कार्य करता है। कैसे, अगर आप हाथ में बच्चों कोई पत्थर लेके घुमाएं रस्सी से बांधकर, तो आप देखेंगे बच्चों कंधे पर एक बल काम करता है। अगर आप छोड़ दें पत्थर को तो बहुत दूर जाके गिरता है। ठीक है, तो उस बल को बच्चों हम बोलते हैं अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल। दूध से जो दही से जो मक्खन निकाला जाता है वो अपकेंद्र बल के कारण ही निकाला जाता है। तो बच्चों जब हम किसी चीज को तेजी से घुमाते हैं तो उसको बोलते हैं अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल। फिजिक्स में आप पढ़ोगे F=mv²/r होता है। अभिकेंद्र बल का भी फॉर्मूला होता है ये। तो एक होता है अभिकेंद्र, एक होता है अपकेंद्र। अपकेंद्र होता है बच्चों बाहर की तरफ। अपकेंद्र बल कौन सा होता है, जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ को होती है। और अभिकेंद्र कौन सा होता है, जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ को होती है। तो बच्चों पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है कि जो परमाणु होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, इस नाभिक में नहीं जाते हैं। तेज गति से चक्कर लगाते हैं तो कौन सा बल काम करता है बच्चों, अपकेंद्र बल काम करता है। ठीक है, और अपकेंद्र बल बच्चों क्या करता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को संतुलित करता है। मतलब दोनों बल क्या हो जाते हैं बच्चों, बैलेंस हो जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 10 बच्चों मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 10 है बच्चों, इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से भ्रमण करते हैं और नाभिक में नहीं जाते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के भ्रमण से अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है।
जो नाभिक में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को संतुलित करता है। और इस तरह का बच्चों आप कोई डायग्राम बना सकते हैं। ये हो गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ समथिंग कुछ इस तरीके से आप अपनी बुक से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम इस तरह का होता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं दिखाई देते, जो उनका ऋणावेश है वो इस तरीके से सारे परमाणुओं में फैल जाता है। तो ये थे बच्चों कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल से, रदरफोर्ड ने जो प्रैक्टिकल किया था उससे परमाणु मॉडल के बारे में कौन कौन सी जानकारी मिली थी। अब बात करते हैं बच्चों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो बच्चों कमियां थी, पहली क्या थी कि ये इलेक्ट्रॉन के वितरण और उनकी ऊर्जा का ज्ञान नहीं करा सका बच्चों। दूसरा था जो मैक्सवेल थे बच्चों, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे मैक्सवेल का चुंबकीय सिद्धांत, तो ये मैक्सवेल के चुंबकीय सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका बच्चों, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका वो है कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन के कारण परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। लेकिन बच्चों कैसा होता है परमाणु का स्पेक्ट्रम, तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है बच्चों वो होता है रेखीय। कैसा होता है? रेखीय, ठीक है बच्चों। मैं तीनों पॉइंट आपको एक बार फिर बोल देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बच्चों नोट कर लीजिए क्या क्या है। पहला है बच्चों कि ये निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या नहीं कर सका। पॉइंट नंबर 1 बच्चों यहाँ से आ सकता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा कोषों में इलेक्ट्रॉन के वितरण तथा उनकी ऊर्जा आदि का ज्ञान नहीं हो सका। पॉइंट नंबर 2 चाहें तो बच्चों शॉर्ट में लिख लें कि ये मैक्सवेल के चुंबकीय सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका, या लॉन्ग करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार गतिशील विद्युत आवेशित कणों को निरंतर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए। अतः इस नियम के अनुसार ऊर्जा विकिरण के कारण इलेक्ट्रॉन की कक्षा निरंतर, ठीक है बच्चों, क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 3 कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से निरंतर ऊर्जा उत्सर्जन के कारण परमाणु का स्पेक्ट्रम बच्चों कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। लेकिन बच्चों परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? रेखीय। तो आप इन शॉर्ट 3 लाइन में ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहला कि ये कोषों में इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित, कोषों में इलेक्ट्रॉन के भरने व उनकी ऊर्जा की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 2 ये कह सकते हैं कि मैक्सवेल के चुंबकीय सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका। अर्थात बच्चों जब ये नाभिक में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करता रहेगा तो बच्चों इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसे जैसे ऊर्जा कम होती चली जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं इसकी कक्षा छोटी होती चली जाएगी इस तरीके से, और जब ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो ये अंदर जाकर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और पॉइंट नंबर 3 जो है बच्चों वो कहता है कि परमाणु का, या ये लिख दीजिए सीधा सीधा, या परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। किसकी बच्चों? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है बच्चों। तो ये थे बच्चों दोनों पॉइंट। आई होप आप सभी को जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है बच्चों वो क्लियर हो गया होगा। तो हमने जाना बच्चों फर्स्ट वीडियो में कि रदरफोर्ड का प्रयोग क्या था, उनसे क्या क्या कंक्लूजन निकले, क्या क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाले। और जो सेकंड लेक्चर था बच्चों हमारा, इसमें जाना कि उस प्रैक्टिकल से प्रमुख तथ्य या परमाणु का मॉडल से संबंधित कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए और कौन कौन से बच्चों कहाँ ये फेल हो गया, क्या इसकी सीमाएं थी। आई होप बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।